हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें मैं आज आप लोगों को हमारी यूनिट 2 करवाने वाली हूँ, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम इसके टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज्ड बाय मेंडल फॉर हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज। जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी उसने मटेरियल यूज किया था वो कौन सा था। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो हमारा स्वीट पी है, सेकंड जो दिया है गार्डन पी जिसको हम पाइसम सटाइवम बोलते हैं, और जो थर्ड दिया है वो वाइल्ड पी या फोर्थ मस्टर्ड प्लांट को। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो है गार्डन पी। सबसे पहले हम मार्क कर देंगे गार्डन पी। अब जो वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं ना उसमें ये भी आ जाता है कि जो हमारा बॉटनिकल नेम है गार्डन पी का वो क्या है, तो आपको याद रखना है पाइसम सटाइवम। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले जब हम मेंडल की बात करते हैं तो उसने जो गार्डन पी थी हमारी, इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए थे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि उसने जो पहला कैरेक्टर लिया था वो था हमारा शीट शेप। अब शीट शेप 2 टाइप के रहते हैं, एक तो राउंड या एक रिंकल्ड। राउंड यानी कि गोल बिल्कुल, और रिंकल यानी कि थोड़ा सुकड़ा सुकड़ा और मतलब अनइवन शेप का, गोल नहीं रहता है वो प्रॉपर। तो जो डोमिनेंट ट्रेट था यहाँ पे वो था हमारा राउंड, और जो रेसेसिव था वो था हमारा रिंकल्ड। जो उसने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक लिया था वो था हमारा शीट कलर। जब हम शीट कलर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा मटर के दाने जो रहते हैं वो यूजुअली एक तो येलो कलर के रहते हैं, ग्रीन कलर के रहते हैं। हम लोगों को ये लगता है कि ग्रीन कलर डोमिनेंट होगा क्योंकि हम लोग तो हमारे डेली यूज में सब्जी बनाने में या कुछ भी करने में ग्रीन मटर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंडल ने बताया कि जो येलो कलर है वो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है, ना कि ग्रीन कलर। उसके बाद जो थर्ड चीज उसने ली थी वो थी फ्लावर कलर, कि जो हमारा मटर रहता है उसके फ्लावर किस कलर के रहेंगे। जो पहला था वो था वायलेट और दूसरा वाइट कलर का था। वायलेट कलर का डोमिनेंट था और वाइट कलर का रेसेसिव था। उसके बाद जो उसने लिया था वो था पॉट शेप, यानी कि जो ऊपर का छिलका रहता है ना मटर का, हाँ, जिसको अपन लोग खोल मतलब जिसके अंदर मटर के दाने प्रेजेंट रहते हैं, वो कैसा रहेगा, फुल रहेगा या कंस्ट्रिक्टेड रहेगा। फुल यानी कि भरा हुआ या थोड़ा सा खाली खाली रहेगा। फुल रहेगा तो वो डोमिनेंट है, और थोड़ा खाली रहेगा कंस्ट्रिक्टेड तो वो रेसेसिव ट्रेट रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट उसने लिया था वो हमारा पॉट कलर लिया था, ग्रीन और येलो। यहाँ पे ग्रीन उसने डोमिनेंट बोला था और जो येलो था वो यहाँ पे उसने बोला था कि ये रेसेसिव है। उसके बाद उसने फ्लावर पोजीशन ली थी। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल आ जाएगा। एक्सियल वो रहती है जो कि एकदम रूट के एक्सिस स्टम के एक्सिस पे प्रेजेंट हो, वो एक्सियल पोजीशन रहती है। और टर्मिनल यानी कि जहाँ पे वो ग्रोथ को लिमिट कर दे तो उसे हम लोग टर्मिनल बोलेंगे, प्लांट के ग्रोथ को। तो ये टर्मिनल जो पोजीशन रहेगी ना वो हमारी रहेगी रेसेसिव। उसके बाद जो उसने लिया था नेक्स्ट वो था हमारी स्टेम हाइट, की पेड़ की हाइट कितनी होगी, टॉल होगा या ड्रॉप होगा। तो ये 7 पेयर थे, और मतलब 7 कैरेक्टरिस्टिक थे मेंडल के, और साथ ही जिस पे उसने वर्क किया था। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे, कौन सा डोमिनेंट था, कौन सा रेसेसिव था। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो ये है, अ क्रॉस इन विच ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडी इज कॉल्ड। एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ हम लोग एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, उस क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे। क्या उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, या उसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, या उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, या उसको बैक क्रॉस बोलेंगे। तो जब हम एक की बात कर रहे हैं, वन पेयर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है हम लोग उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, जहाँ पे हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द phenotypic ratio of F2 generation of incomplete dominance is। तो हमें phenotypic ratio बताना है जो कि incomplete dominance में हुआ था। incomplete dominance क्या था, जहाँ पे both parent खुद को पूरी तरीके से डोमिनेंट ना कर पाए, उसे हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब इसका जो ऑप्शन है 3.1 मतलब 3:A, 9:3:3:1, 1:2:1 या 1:1:1:1। तो हमें पता है, इसका डायरेक्ट याद रखना है आपको कि क्या रेशियो आया था और कौन सा आया था, ये भी याद रखना है, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक यानी कि जो बाहरी दिखता है ना, कि बाहर से अपीयर कैसा है एक पर्सन का, उसी को हम लोग फिनोटिपिक रेशियो बोलेंगे। तो जो फिनोटिपिक रेशियो आया था वो आया था हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:2:1।
अब हम लोग इसको समझेंगे भी। जब हम लोग फिनोटाइपिक की, ये आपको दिया है पूरा कि मेंडल ने किस तरीके से क्रॉस किया था। यहाँ पे आपको पी जनरेशन यानी कि एक जनरेशन दिख रही है। यहाँ पे हमने एक रेड फ्लावर ले लिया है, मतलब ये प्योर रेड है, दिख रहा है आपको, रेड रेड आर आर दोनों कैपिटल, और यहाँ पे प्योर शॉर्ट है, वाइट कलर का है, मतलब स्मॉल आर है। अब जब हमने इसको क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो जो हमारे पास गैमीट आए वो ऑल पिंक आए। अब ये हमने पुन्नेट स्क्वायर बना के देखा तो हमारे पास जो आया वो आया कि रेड एक आए हैं, पिंक 2 फ्लावर बने यहाँ पे, और वाइट एक बना है। तो ना ही यहाँ पे हमने पूरे रेड फ्लावर पाए हैं, ना ही पूरे वाइट फ्लावर पाए हैं, हमें पिंक एक नया कलर दिखा है इसमें। तो ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और देखने में एक पेड़ में हमें 3 कलर के फ्लावर दिखेंगे। तो यही था हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। जब हम जीनोटाइपिक की बात करेंगे तो वो भी 1:2:1 आ जाएगा। और ये भी याद रखना है आपको कि यही कंडीशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, जहाँ पे आपको फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम मिलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, when both alleles of a pair are fully expressed in a heterozygous condition it's called। मतलब एक heterozygous condition है, अगर उसमें दोनों पेरेंट्स खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसका सिंपल आंसर हो जाएगा कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस क्या होगा, कोडोमिनेंस वो रहेगा जहाँ पे फादर का या फिर एक प्लांट का जो रहेगा 50% डोमिनेंस रहेगा और दूसरे प्लांट का भी 50% डोमिनेंट रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे कोडोमिनेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई थी वो किसने दी गई थी, तो इसका डायरेक्ट आंसर है सटन एंड वोवरी। ये आपको याद रखना है, फिलिप्स में भी आ सकता है, तो स्पेलिंग साइंटिस्ट की अच्छे से रट के जाना, क्योंकि स्पेलिंग अगर आपने गलत कर दी तो एग्जामिनर आपको मार्क्स तो देने से रहा है। तो उसके बाद हम लोग 6th क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस डिसीज। एक ऐसा, जो सबसे पहले सेक्स लिंक बोला है उसने, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ जाएगा, यानी क्रोमोसोम से रहेगा रिलेटेड। इनहेरिटेंट है यानी कि हमारे पेरेंट्स से हम लोग को, मतलब जो भी बच्चा रहेगा पेरेंट्स से प्रोजेनी उसमें जाएगा। तो क्या नाइट ब्लाइंडनेस है वो, क्या कलर ब्लाइंडनेस है, एड्स है या क्लोरेला है। तो ये तो हमें पक्का यकीन है कि अगर आपको आंसर भी नहीं आएगा ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ। जो फर्स्ट है एड्स, अब भाई एड्स का तो हमें पता है कि एड्स तो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, तो ये तो होने वाला नहीं है कि पेरेंट्स से जाएगा। फिर दूसरा है क्लोरेला, कोलेरा भी पता है हमें कि ये बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कोलेरा से। फिर एक नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल ही नहीं है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा कलर ब्लाइंडनेस। तो हम लोग आंसर लगा देंगे हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को मैंने आपको समझाया है शॉर्ट्स में, या फिर आप देख सकते हैं लेक्चर अगर आपको देखना होगा। हीमोफीलिया भी इसी का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक टाइप की क्या रहती है, एक डिसीज रहती है। यहाँ पे क्या रहता है, जो क्रोमोसोम के नंबर है वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। जो टर्नर सिंड्रोम रहता है वो याद रखना हमेशा फीमेल्स में रहता है, फीमेल्स में मेल के कैरेक्टरिस्टिक जनरेट हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कि उसमें जो रहेगा वो रहेगा हमारा कैरियोटाइप, यानी कि जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट रहेगा वो रहेगा हमारा 44 + XO। 44 जो हुआ हमारा एलोसोम, X हमारा सेक्स लिंक है, यहाँ पे एक और आना था लेकिन यहाँ पे 0 आ गया, इसीलिए ये फीमेल जो बनेगी ना उसमें थोड़ा थोड़ा मेल्स के कैरेक्टर जनरेट हो जाएंगे। यहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन भी था, सॉरी मैं लगाना भूल गई होंगी। फिर जो 8th क्वेश्चन है हमारा वो है द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या है, तो इसका तो सिंपल आंसर है कि जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th वो है, इन ह्यूमन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय। जो ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स रहता है बच्चे का, कि वो मेल होगा फीमेल होगा, वो कौन डिटरमाइन करता है, क्या वो साइज ऑफ एग यानी कि एग का क्या साइज है वो करेगा, या हेल्थ ऑफ मदर, मम्मी की कैसी हेल्थ रही प्रेगनेंसी में वो डिसाइड करेगी, या एक्स क्रोमोसोम करेगा, या वाई क्रोमोसोम फादर करेगा। तो हमें पता है जो ह्यूमन्स में सेक्स डिटर्मिनेशन करता है वो फादर करते हैं, तो वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है, लिंकेज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जो लिंकेज था वो किसने डिस्कवर्ड किया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है वेटसन एंड पुन्नेट। ये आप सेकंड को मार्क करके आ जाएंगी, ये अभी तक एमपी बोर्ड ने पूछा नहीं है तो चांसेस तो है कि आ सकता है ये। अब इसका एक्सप्लेनेशन तो दिया है, थ्रू मॉर्गन वर्क एक्सटेंसिवली ऑन इट वीटसन एंड पुन्नेट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन स्वीट पी, कि काय में देखा था लिंकेज इन्होंने, तो इन्होंने स्वीट पी यानी कि मटर में देखा था।
अब हम लोग आ गए हैं हमारे दूसरे चैप्टर जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एडाप्टर मॉलिक्यूल। ऐसा कौन सा है इनमें से जिसको हम लोग एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलेंगे। फर्स्ट जो है mRNA, rRNA, tRNA, dRNA। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा tRNA। tRNA को हम लोग ट्रांसफर RNA भी बोलते हैं। तो जब हम लोग अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि tRNA जिसको हम लोग ट्रांसफर RNA बोलेंगे, जैसा transfer RNA, it's called an adapter molecule because it has an anticodon loop that read the codon on mRNA and an amino acid acceptor and that carries the specific amino acid of the ribosome। सिंपल एक जो tRNA रहता है ना उसके पास एक एंटीकोडोन लूप रहता है जिससे कि वो जो mRNA पे जो भी हमारे अमाइनो एसिड के कोड दिए उनको रीड करके और स्पेसिफिक कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग tRNA को बोलते हैं अडाप्टर मॉलिक्यूल। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। जो हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए था रेप्लिकेशन, वो फर्स्ट प्रूव्ड इन किस में देखा गया था। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ईस्चीरिया कोलाई में देखा गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द लैक ऑपरॉन द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू। लैक ऑपरेंट जो रहता है उसमें जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो किससे बाइंड करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑपरेटर जीन से। अब मैं इसका डायग्राम भी आप लोग को बताती हूँ। ये थोड़ा उल्टा हो गया है बट नेक्स्ट टाइम से आई विल बी केयरफुल कि ये बिल्कुल सही ही आए। लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमारा है रिप्रेसर mRNA और ये जाके O यानी कि पीपोजाया पे O पे जाके बाइंड हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे रिप्रेसर जाके पीपोजाया यानी कि O पे बाइंड हो जाता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर इन अ डीएनए डबल हेलिक्स। जो कि डीएनए डबल हेलिक्स रहता है उसमें जो दो बेस पेयर रहते हैं उनके बीच में जो गैप रहता है वो कितना रहता है। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा 0.34 नैनोमीटर। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच एंजाइम इज नोन एज द बायोलॉजिकल सीजर इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। कि जो डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग बायोलॉजिकल सीजर्स यानी कि बायोलॉजी में केची किसको बोलते हैं जो कि कटिंग छटिंग का काम करती है। तो डीएनए लाइगेज को बोलेंगे क्या, डीएनए पॉलीमरेज को बोलेंगे, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोलेंगे, या हेलिकेज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है ये डायरेक्ट है कि हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बायोलॉजिकल सीजर्स बोलेंगे। जब मैं मेरे बोर्ड्स दे रही थी तो यही मेरा फिलअप्स में आया था कि बायोलॉजिकल सीजर्स किसको बोलते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोलते हैं। अब एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, जो एक्सप्लेनेशन है वो है restriction enzyme cut DNA at a specific palindromic sequence. In DNA fingerprinting biotechnology, they are used to fragment DNA into smaller pieces. ये वही लिखा है कि ये DNA फिंगरप्रिंटिंग में जो बड़ा पीस रहेगा DNA का उसको छोटे छोटे पीस में काटने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हो गया हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस ऑन अ स्टैंड ऑफ डीएनए इज ATGCAT। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री mRNA। याद रखना है यहाँ पे mRNA पूछा है, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड में। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड में आपको याद रखना है कि जो हमारा न्यू कोड बनेगा ना सीक्वेंस वो थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा वो है हमारा बी। अब बी क्यों है, पहले मैं बी टिक कर देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम यदि ये जो ए तो है वो हमेशा टी के साथ कोड करता है, फिर आपने बी क्यों लगाया है। तो यहाँ पे बात जो हो रही है ना बच्चों वो हो रही है mRNA की, यानी कि RNA की बात चल रही है। और हमें पता है कि RNA में जो यूरेसिल की जगह थायमीन की जगह यूरेसिल रहता है, इसीलिए हम लोग ए के साथ यू को कोड करेंगे। और यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसमें कहीं भी आपको यू नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट हम लोग बी पे टिक कर देंगे। अब जिसका एक्सप्लेनेशन है वो मैंने लिखा था, ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ए है हमारा, जो ए है वो कोड किसके साथ कर रहा है, यू के साथ कोड कर रहा है। टी किसके साथ, ए के साथ, जी सी के साथ। ए जो टी और ए है उसके बीच में हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ऐसे कोड कर रहा है इसीलिए। और ये लिखा है कि mRNA में जो रहता है टी रिप्लेस हो जाता है यू से, यानी कि थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है, इसीलिए हमने जी के साथ
यहाँ पे हमने ए के साथ यू को कोड किया है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। फिर जो नेक्स्ट है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो HGP था, वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा उसका आंसर है हमारा बायो इन्फॉर्मेशन बोलेंगे हम उसको। इसको हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जनरेटेड in sequencing 3 million base pair, high speed computational tools were required for data storing analysis, leading to birth of bioinformatics। मतलब सिंपल हमें जो 3 बिलियन बेस पेयर नए थे उनका पूरा डाटा कलेक्ट करके रखना था, इसीलिए हम लोग इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉप कोडोन, कि यहाँ पे स्टॉप कोडोन हम लोग किसको बोलते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है हमारा UAA, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब UAA को क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है UAA, UAG, UGA आर द 3 स्टॉप कोडोन दैट सिग्नल द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। AUG इज द स्टार्ट कोडन। तो ये आपको डायरेक्ट रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया वन वर्ड कि राइट वन स्टार्ट कोडोन, तो आपको AUG लिख के आ जाना है। राइट एनी 3 स्टॉप कोडोन, तो आपको UAA, UAG और UGA लिख के आ जाना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड, कि RNA से हमें DNA बनाना है। पहले जो हम लोग DNA से RNA बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ मेकिंग RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा या रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा रेप्लिकेशन। एक बार मैं एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ कि जो हमारा आंसर है, इसका आंसर मुझे थोड़ा सा शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हुई है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग RNA फ्रॉम DNA। अच्छा हाँ, सॉरी, मेरे को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। यहाँ पे हमसे उसने पूछा है क्वेश्चन में कि DNA से आपको RNA बनाना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंपल है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर वो बोलता कि RNA से आप DNA बनाओ, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये आपको याद रखना है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। मैंने अटैच भी किया है यहाँ पे कहीं पे, ये रहा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, कि सेंट्रल डोग्मा जो था वो किसने प्रपोज किया था? कि वो वाटसन, क्रिक या विल्किंस या चारगाफ ने किया था? तो जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी था वो हमारा प्रपोज किया था, ये रहा है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी जो प्रपोज किया था वो हमारा किया गया था क्रिक ने। एक सेकेंड, जो हमारा किया था क्रिक ने किया था। अब सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी क्या था? तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये DNA है। अगर ये DNA से DNA बनाएंगे तो रेप्लिकेशन बोलेंगे हम लोग उसको। अगर हम लोग DNA से RNA बनाएंगे तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं, और mRNA से DNA बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और हम लोग अगर mRNA से प्रोटीन बनाएंगे तो हम लोग इसे बोलेंगे ट्रांसलेशन। यही था हमारा सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अब इवोल्यूशन से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड होमोलोगस ऑर्गन, कि इनमें से कौन सा जो है होमोलोगस ऑर्गन है? होमोलोगस ऑर्गन क्या हो जाए? अब यहाँ पे हमें होमोलोगस ऑर्गन बताना है कि होमोलोगस ऑर्गन क्या है। सबसे पहले जो होमोलोगस ऑर्गन रहते हैं वो क्या रहते हैं? तो होमोलोगस ऑर्गन वो रहते हैं जिनका ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन वो अलग अलग करे। क्या वो विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई हो जाएंगे? तितली और जो चिड़िया के पंख है वो है, या फोर लिम्ब ऑफ मैन एंड फोर लिम्ब ऑफ, जो सेकेंड ऑप्शन है वो है हमारा फोर लिम्ब ऑफ अ मैन एंड फोर लिम्ब ऑफ अ हॉर्स, या थर्ड है हमारा फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, या विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर लिम्ब ऑफ मैन एंड फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स। अब यही क्यों है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि फोर लिम्ब यानी कि जो हमारे आगे वाले हाथ हैं। अब हमारे जो हाथ है वो खाने में हेल्प करते हैं और कुछ और एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, लेकिन जो हॉर्स के हाथ हैं, मतलब जो आंखें वाले दो हाथ हैं, वो तो दौड़ने में काम करते हैं ना। ओरिजिन तो दोनों का सेम है लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। एक दौड़ रहा है और एक खाने का काम कर रहा है, या लिखने का, जो भी करने का है वो कर रहा है। अब हम लोग हाथ से थोड़ी ना दौड़ सकते हैं, लेकिन घोड़ा जो हॉर्स रहता है वो दौड़ता है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं हमारा होमोलोगस ऑर्गन।
विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ जो बटरफ्लाई वर्ड था वो क्यों नहीं है? वो तो क्योंकि सेम तो दोनों काम विंग्स बटरफ्लाई के हो या वर्ड के हो, दोनों उड़ने के कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे विंग्स ऑफ बैट या विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई ले लो, दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं। मक्खी भी उड़ती है और जो बैट है यानी चमगादड़ भी उड़ती है। फ्रिपल ऑफ पेंगुइन, फ्रिपल ऑफ डॉल्फिन, दोनों के एक ही काम रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। अब यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी है, मैंने आपको समझा दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाज प्रपोज्ड बाय। जो थ्योरी ऑफ थी कि इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक, जो कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं वो हम जन्म से पाए जाते हैं, वो किसने दी थी? क्या वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी? क्या वो ह्यूगो वेरिस ने दी थी? या ऑगस्ट वेस्टमैन ने दी थी? या लैमार्क ने दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है लैमार्क। अब जो लैमार्क है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है यहाँ पे, लेकिन जो लैमार्क है उसने हमें समझाया था एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल से समझाया था वो था नेक ऑफ जिराफ। कि जो नेक ऑफ जिराफ है ना, उसने बोला था कि एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ऑर्गेजम लाइक जिराफ दे आर पास्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, जो नेक की जिराफ है ना वो बहुत लंबी रहती है, तो उसकी जो भी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था ना, तो उसके जो भी प्रोजेनी रहेंगे उन सब की जो नेक रहेगी वो लंबी रहेगी, तो ये हमें लैमार्क ने बताया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर। जो मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट था उससे हमें क्या पता चला था कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, केमिकल इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इससे हमें पता चला था केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की, किस तरीके से केमिकल का फॉर्मेशन हुआ था और किस तरीके से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पे जो हमें पता चला था वो याद रखना है, क्या कौन कौन सी गैसेस पाई गई थी, तो ये आपको याद रखना है CH4 NH3 H2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए जितना हो सके उतना इसे याद करके जाना है कि क्या जो केमिकल इवोल्यूशन में प्रोडक्ट आया था, यानी कि जो पहले अर्थ की कंडीशन थी उस पर कौन कौन से इनऑर्गेनिक गैसेस या सब्सटेंस पाए जाते थे। तो CH4 मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन पाया जाता था। इसे बहुत अच्छे से याद करना है आपको। अब यहाँ पे सेटअप दिया है, ये सेटअप दिया है मिलर के एक्सपेरिमेंट का, तो पहले हम लोग इसे समझेंगे। ये जो आपको दिख रहा होगा वैक्यूम, यहाँ पे क्या जो भी हवा थी पहले के टाइम पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं थी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो इसीलिए हमने यहाँ पे पंप का यूज़ किया था ताकि ये ऑक्सीजन फ्री रहे, तो वैक्यूम पंप इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया था। अब इलेक्ट्रोड लिए थे, यहाँ पे हमने चार्जेस प्रोवाइड किए थे, स्पार्क डिस्चार्ज, यानी कि यहाँ पे चार्जेस जो हुए वो डिस्चार्ज हुए। फिर यहाँ पे गैसेस इवॉल्व हुई जो कि ये रही CH4 NH2 H2O और H2। फिर उसके बाद है यहाँ से वाटर आउट कर दिया, क्योंकि पहले के टाइम पे जो वाटर था वो इवापोरेट होके उड़ जाया करता था, इतना ज़्यादा मतलब रिडक्शन टेम्परेचर एनवायरनमेंट था वहाँ पे, तो इसीलिए वाटर उड़ा दिया हमने। फिर कंडेंसर का यूज़ किया, यानी कि यहाँ पे कंडेंसर कूल किया वाटर को, जो भी बचा खुचा था यहाँ से पानी डाला, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट आई गई, फिर वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे मिले गए, और फिर से यहाँ पे बॉईल किया पानी को बॉईल किया, तो वो अगेन फिर से उड़ा भाप बन के, फिर डिस्चार्ज हुआ। तो ये उनका पूरा सेटअप था। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पहले अर्थ का कंडीशन थी वो रिड्यूस थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। अब ऑक्सीजन वाटर से आता था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे कि जो वाटर रहता था ना वो वाटर बनने से पहले ही वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ जाया करता था, इसीलिए वहाँ का जो एनवायरनमेंट था बहुत ज़्यादा रिड्यूस था पहले पे। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो विच फोसिल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। तो फर्स्ट जो है आर्क्योपैक्टिक, सेकंड जो है टेरेंडोन, या थर्ड है हायरोकोथियम, या फोर्थ है हमारा, तो जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। अब जो ऑप्शन नंबर ए है आर्क्योपैक्टेरिक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो इस पोसेसिस रेप्टाइलियन फीचर और इसमें अवियन फीचर भी होते हैं, यानी कि इसमें पक्षी के भी गुण हैं और इसमें रेप्टाइल के भी फीचर्स हैं, इसीलिए हमने इसको कनेक्टिंग लिंक बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडप्टिव रेडिएशन इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय। जो अडप्टिव रेडिएशन है वो हमें कहाँ से पता चला था? क्या वो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल से पता चला था, या डार्विन फिंचेस से, या बोथ ए एंड बी? तो इसका डायरेक्ट आंसर है हमारा बोथ ए एंड बी से पता चला था कि
कुछ एनिमल्स जो रहते हैं खुद को एनवायरनमेंट जो उनकी आसपास की कंडीशन है उसके हिसाब से खुद को अडाप्ट कर लेते थे, खुद को ढाल लेते थे, इसी को एडेप्टिव रेडिएशन। अब यहाँ पे डार्विन फिंचेस भी थी और मार्सुपियल मोल्स भी, या जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल थे वो भी थे। फिर अब डार्विन फिंचेस को के बारे में तो आपने, अब इसका ये यहाँ पे हमें दिया है एक्सप्लेनेशन कि जो अडाप्टिव रेडिएशन था इज द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि अलग अलग स्पीसीज का इवोल्यूशन हो रहा है, आ रही है, वो फाउंड होती जा रही है, लेकिन उनका जो एंसेस्टर यानी कि जो उनका परदादा दादा थे वो सेम थे इन अ सिंगल जियोग्राफिक एरिया, एक ही पर्टिकुलर एरिया में अडप्टिंग टू डिफरेंट नीचेस, यानी कि अलग अलग हैबिटेट में अडप्ट कर रही हैं वो खुद को, नई नई, मतलब इसी डार्विन फिंचेस का उसने एग्जांपल दिया। डार्विन फिंचेस में कुछ नहीं कि बीक का था कि कुछ जो वर्ड्स थी, अब वो वुड पीकर की बीक देखी होगी आप लोगों ने, बहुत लंबी रहती है क्योंकि उसे लकड़ी में अपनी चोंच डाल डाल के अपना खाना निकालना पड़ता है, तो वैसे ही कुछ की चोंच लंबी हो गई थी, और कुछ वर्ड्स जो थी अब वो नीचे ज़मीन पे से उठा उठा के खाती थी क्रॉप्स को, तो उनकी जो बीक थी वो काफ़ी छोटी थी। इस तरीके से अडॉप्टिव रेडिएशन है, मतलब जहाँ रह रहे हैं उस हिसाब से खुद को हमने अडॉप्ट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियन फ्रॉम द एंसेस्टर इज, तो इसका जो आंसर है कि जो अभी तक सिग्निफिकेंट चेंज आया है इवोल्यूशन में, कि हम लोग पहले डायोपैथिकस रामापैथिकस से होमो हैबिलस होमो सेपियंस आ गए जो मॉडर्न मैन बोलते हैं, तो उनमें कौन सा था, क्या शॉर्टनिंग ऑफ जॉ या बायनोक्युलर विजन था, या इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी या अपराइट पोस्चर। तो इसका डायरेक्ट आंसर है हमारा इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी, कि जो हमारा मॉडर्न मैन है उसकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस की 450 सीसी थी, लेकिन हमारी है 1450 सीसी इन मॉडर्न ह्यूमन, मतलब हमारी ब्रेन कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है। फिर जो है सेवेंथ, एनालॉगस ऑर्गन अराइसिस ड्यू टू, जो एनालॉगस ऑर्गन रहते हैं वो किस कारण से बनते हैं, तो हमें पता है एनालॉगस ऑर्गन जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से बनते हैं। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है कि ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे दूसरी स्पीसीज आके एक जगह हो गई, या फिर ऐसा भी समझो कि ये आपको स्पीसीज दिख रही है ना, ये अलग अलग मतलब अलग अलग एंचेस्टर की हैं, अलग अलग एंचेस्टर की, लेकिन फंक्शन कर रही हैं, सेम फंक्शन कर रही हैं, आके मिल वो यहीं पे रही हैं, तो ये क्या हो गया, अलग अलग तो एंचेस्टर की हैं लेकिन फंक्शन सेम कर रही हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब इसका जो हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा कि एनालॉगस। अब आपको याद रखना है कि एनालॉगस में क्या था, कन्वर्जेंट था या डाइवर्जेंट, तो आप याद रखना कि ए और सी, ए सी से याद रखना आप, एनालॉगस ऑर्गन हमेशा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को बताता है। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि एनालॉगस हैव डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, यानी कि जो ओरिजिन रहता है वो डिफरेंट रहता है बट फंक्शन जो करते हैं वो सेम करते हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। जैसे कि विंग्स ऑफ जो पंख रहते हैं चिड़िया या फिर बर्ड्स के, वो क्या करते हैं, वो भी उड़ने का काम करते हैं, और इंसेक्ट जो कॉकरोच वगैरह के वो भी उड़ने का काम करते हैं। फिर ये हो गए हैं तो हमारे अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हैं कि अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वीवन प्रिंसिपल द टोटल सम ऑफ द एलर्जिक फ्रीक्वेंसी इज, तो कितना जो सम था उसका, तो हमें पता है 1 था, कितना सम था 1। अब इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि जो हमें पता है जो हार्डी-वीवन इक्वेशन थी उसमें p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1 था। अब यहाँ पे जो p था और q था वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील बताया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी, जो म्यूटेशन थ्योरी था वो किसने दी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा ह्यूडो-वेरीज। अब जो ह्यूडो-वेरीज थे वो क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे इवनिंग प्राइमरोज, यानी कि एक फ्लावर रहता है जो जिसकी येलो पीछे वाली पोर्शन रहता है, वाइट कलर का फ्लावर रहता है, उसी को इवनिंग प्राइमरोज बोलते हैं, उस पर वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने देखा यहाँ पे कि सडन चेंज हुआ था और लार्ज म्यूटेशन हुआ था, साल्टेशन भी याद में आप रखना है। साल्टेशन क्या रहता है, सडन और लार्ज म्यूटेशन को हम लोग साल्टेशन बोलते हैं।
फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वर लाइकली। जो पहला लाइफ फॉर्म था वो किसका था? ऑटोट्रॉप्स का था, कीमो हेटरोट्रॉप्स का, यूकेरियोट्स या एरोबिक ऑर्गेनिज्म का था? तो इसका सिंपल आंसर है कीमो हेटरोट्रॉप्स। कीमो मतलब केमिकल्स और हेटरोट्रॉप्स यानी कि जो खुद का खाना खुद ना बनाए, दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उसको हम लोग हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कीमो यानी कि ये क्या करते थे, जो केमिकल्स है ना सराउंडिंग में उस पर डिपेंड थे, वो केमिकल को कंज्यूम करते थे और बस खुद का ग्रोथ करते थे। तो अब इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है कि द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर सिंपल एनारोबिक। एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी इन्हें, डेराइव एनर्जी फ्रॉम केमिकल प्रेजेंट इन प्रीमोर्डियल सूप। यहाँ पे यही बोला है कि ये क्या करते थे, आसपास में जो भी केमिकल्स थे उनको लेते थे, कंज्यूम करते थे और एनर्जी प्रोडक्शन करते थे। तो ये हो गए हमारे टॉप 30 क्वेश्चन फ्रॉम जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट रहा हो इनमें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट यूनिट करने वाले हैं वहाँ पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर